हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना पीसीएस क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेयर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ये बेयर एक्ट हमने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है, सो इट इज कम्प्लीटली ऑथेंटिक। ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है यूपीएससी, यूपीपीएससी और आरओ तथा जुडिशरी के एग्जाम के लिए, क्योंकि आजकल हर जगह बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So friends, let us begin. Let us study Bear Act with me. पहला पार्ट है जो कि रिलेटेड है यूनियन और उसकी टेरिटरीज से। ठीक है, इसमें आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक 4 आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल बात करता है यूनियन के नेम और टेरिटरी की। ठीक है, नेम क्या बताया गया है? नेम बताया गया है इंडिया, दैट इज भारत। तो हमारे देश का इंडिया और भारत दोनों नाम कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्टेड है। नेक्स्ट बताया गया है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। यूनियन ऑफ स्टेट से आपको क्या समझ आता है? यूनियन ऑफ स्टेट से आप ये समझते हैं कि जो आपका देश है वो कैसा है? फेडरेशन है। फेडरेशन है। अब फेडरेशन किस प्रकार का फेडरेशन है? तो हम जानते हैं कि फेडरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला फेडरेशन होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इस फेडरेशन में स्टेट्स आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि वो एक यूनियन फॉर्म करेंगे। ठीक है, ऐसा एग्जांपल है यूएसए। और अपना इंडिया ऐसा नहीं है। अपना इंडिया कैसा है? अपना इंडिया है दूसरे टाइप का, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, होल्डिंग टुगेदर, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स कोई भी एग्रीमेंट नहीं करती आपस में यूनियन होने का। ये पूरा का पूरा देश एक इंटीग्रेटेड होल होता है, यानी पूरा एक होता है, लेकिन उसे डिवाइड किया जाता है। क्यों डिवाइड किया जाता है? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल सके। तो हमें पता चलता है जो हमारा कंट्री का पॉलिटी है दैट इज ऑफ नेचर ऑफ फेडरेशन। विच फेडरेशन? इट इज टाइप ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। नाउ आगे बढ़ते हैं। जो स्टेट्स और टेरिटरी है वो कहाँ स्पेसिफाइड होंगी? फर्स्ट शेड्यूल में। तो फर्स्ट शेड्यूल का मेंशन आ गया आर्टिकल नंबर 1 में। जितनी भी 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नेम प्लस वो कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहे हैं, ये सब फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन होगा। नेक्स्ट ये बताता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या कंप्राइज होगा, यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या होगा। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में सबसे पहले होंगे स्टेट्स की जितनी भी टेरिटरी है। नेक्स्ट होगा यूनियन टेरिटरी। थर्ड होगा अदर टेरिटरीज जो कि एक्वायर की गई हो कभी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो एक सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेन कंट्री होने के नाते हमारे पास ये राइट है कि हम किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकें। अब ये एक्वायर हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमने कहीं कंक्वेस्ट किया या फिर हमने कोई एग्रीमेंट किया जिसके बदले हमें वो एरिया मिल रहा है। इस तरीके से कई सारे तरीके हैं जिससे कोई भी टेरिटरी एक्वायर की जा सकती है। तो इससे हम ये जानते हैं कि ये जो यूनियन ऑफ स्टेट और टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर टर्म, क्योंकि इसमें न सिर्फ स्टेट बल्कि यूनियन टेरिटरी और बाकी टेरिटरीज भी इंक्लूडेड हैं, जबकि यूनियन ऑफ स्टेट में ओनली स्टेट्स आर इंक्लूडेड। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन या फिर एस्टैब्लिशमेंट किसका? न्यू स्टेट का। कोई भी नया स्टेट एडमिट किया जाए या एस्टैब्लिश किया जाए तो किसकी जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की। अब ये कैसे करेंगे? बाई लॉ, एक लॉ बना के करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। आर्टिकल नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो जितनी भी एग्जिस्टिंग स्टेट हैं उनके एरिया को, बाउंड्रीज को, नाम को कोई अल्टर करना यानी चेंज करना, या फिर किसी नए स्टेट को फॉर्म करना, फॉर्मेशन करना, ये किसका काम है? ये है काम पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट कैसे करेगी? बाई लॉ करेगी। ठीक है, अब पार्लियामेंट लॉ के द्वारा किसी भी स्टेट से कोई हिस्सा निकाल के एक नया स्टेट बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। कोई दो या दो से ज्यादा स्टेट्स को एक साथ जोड़ के एक नया स्टेट बना सकती है,
या मान लीजिए किसी स्टेट के कुछ पार्ट को किसी दूसरे स्टेट के किसी पार्ट से मिला के नया स्टेट बना दी। तो ये सारी चीज पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 3 के तहत कर सकती है। इसके अलावा किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर देना या फिर डिक्रीज कर देना यानी डिमिनिश कर देना, किसी की बाउंड्री को चेंज कर देना या फिर किसी के नेम को अल्टर कर देना, ये सारी जो पावर है आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को देता है। कि आर्टिकल 2 और 3 दोनों बात करते हैं न्यू स्टेट के, तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि आर्टिकल 2 कंप्लीटली न्यू स्टेट की बात करता है, यानी वो कहीं इंडिया में एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, उसे अब इंडिया में इंक्लूड किया गया है। जबकि आर्टिकल 3 कुछ एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में बात करता है, यानी वो स्टेट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा था और उसके बाद उसमें में से काट पीट के कोई न्यू स्टेट बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 4। ये कहता है कि जितने भी आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जो लॉ बनाए गए हैं, ठीक है, उनको फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट करना चाहिए। साथ ही कोई और सप्लीमेंटल इंसिडेंटल या कंसिक्वेंशियल मैटर आया तो उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अगर कोई न्यू स्टेट बन रहा है या फिर किसी स्टेट में कोई अल्टरेशन हो रहा है, तो इससे जो फर्स्ट शेड्यूल में जो लिस्ट है या टेरिटरी है, तो इसको तो चेंज करना ही पड़ेगा। प्लस जो फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है कि जितने भी ये लॉ है, नो सच लॉ, उन्हें डीम यानी माना नहीं जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पर्पस ऑफ आर्टिकल 368, यानी जो भी लॉ बन रहे हैं आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, उसे अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल है कि अगर उसे अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा तो जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो भी अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप की। ठीक है, तो सेक्शन सॉरी अब आ जाते हैं अब आ जा अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे, जो कि सिटीजनशिप की बात करता है। इसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल नंबर 11 तक के आर्टिकल्स है। सबसे पहला आर्टिकल नंबर 5 ये बताता है जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कमेंस हुआ था उस समय सिटीजनशिप का क्या स्टेटस था। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट में हर व्यक्ति, एवरी पर्सन जो कि डोमिसाइल था टेरिटरी में, ठीक है, यानी रह रहा था, प्लस वो बॉर्न हुआ है इस इंडिया के टेरिटरी में, या फिर उसके पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं, या फिर वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है इंडिया में, कितने समय के लिए? 5 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट। कमेंसमेंट से 5 साल पहले तक वो यहीं पे रह रहा है। ठीक है, तो सिटीजनशिप कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 6, जो कि बात करता है राइट ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। उस समय कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के समय पे कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो गए थे, तो उनके सिटीजनशिप के राइट के बारे में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइकवाइज आर्टिकल 7 भी उसी प्रकार के सिटीजनशिप राइट की बात करता है। जो कुछ पर्सन पहले पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे, देन कुछ समय बाद वो इंडिया वापस आए, तो उनका क्या सिटीजनशिप स्टेटस रहेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल नंबर 8, जो कि बात करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप वैसे लोगों का जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन कहाँ रह रहे हैं? आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं। तो आर्टिकल 8 कहता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ बॉर्न है? इंडिया में बॉर्न है, और उसके बाद वो किसी बाहर की कंट्री में रह रहा है, आउटसाइड इंडिया रह रहा है, तो उसे सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? जब वो रजिस्टर्ड है। कैसे? एज अ सिटीजन। कौन रजिस्टर करेगा? रजिस्टर बाय डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया।
डिप्लोमेटिक या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, कहाँ पे, जिस कंट्री में वो पर्सन रह रहा है, ठीक है। और चाहे ये कमेंसमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले हो या बाद में हो, ये राइट सबको मिलेगा। आगे चलते हैं आर्टिकल 9 पे। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन वॉलेंटरली अपनी इच्छा से किसी और फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप अगर एक्वायर करता है तो वो हमारे यहाँ का सिटीजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 10 कहता है कि कोई भी पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है या फिर माना गया है तो वो सिटीजन कंटिन्यू रहेगा। अगर कोई लॉ बनता है बाद में तो उसके सब्जेक्ट यानी उसके अधीन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट को लॉ बनाने का अधिकार है, किस बात के लिए, रेगुलेट करे, क्या रेगुलेट करे, राइट ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। तो जितने भी प्रोविजन है ना, जितने भी ऊपर के प्रोविजंस है वो पार्लियामेंट की पावर को डेरोगेट नहीं करेंगे, यानी उनको रोकेंगे नहीं कि वो कोई भी लॉ बना सके। इसका मतलब पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की पूरी आज़ादी है जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड है, और इसी पावर के तहत पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट बनाया था 1955 में। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हमने पार्ट 1 जो कि डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, जिसमें आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 है, और पार्ट 2 जो डील करता है सिटीजनशिप के बारे में, जिसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक है, इसको हमने कवर कर लिया है। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे उसमें हम फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल को कवर करेंगे, फ्रॉम आर्टिकल 12 to article number 35 with some detailed analysis. So be in touch. Thank you.